दोस्तों आपने अक्सर नील हरित शैवाल के बारे में सुना होगा। जब भी आप विज्ञान पढ़ने जाएँगे, खासकर बायोलॉजी पढ़ने जाएँगे तो आपने नील हरित शैवाल के बारे में सुना होगा और आप जानते होंगे कि पृथ्वी पर जो सबसे प्राचीन जीव है या जिसको कहते हैं सबसे आदिम जीव कौन-सा है? तो वह है नील हरित शैवाल, ठीक है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, यह कोई पेड़-पौधे नहीं होते, ठीक है? आपको पता है कि जो नील हरित शैवाल होते हैं, यह कोई पेड़-पौधे नहीं है, ठीक है? तो और दूसरी चीज़ जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन आज जिससे जीवों का विकास संभव हुआ, जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई, वो किसके द्वारा आई? वो इन्हीं नील हरित शैवालों के द्वारा आई, ठीक है? इन्हीं के द्वारा पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाया गया। अब बताइए ये पेड़-पौधे नहीं है, फिर भी इनके द्वारा पृथ्वी पर ऑक्सीजन लाई गई, ऑक्सीजन धीरे-धीरे पृथ्वी पर फैला, इन्हीं ने ही ऑक्सीजन उत्पन्न किया, तो आखिर किस प्रकार और आखिर ये हैं कौन? और एक चीज़ और बताइएगा कि नील हरित शैवालों को साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि यह बार प्रश्न पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं या नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? आपने कभी यह सर्च करने का प्रयास किया? नहीं किया? तो चलिए इन सभी प्रश्नों के बारे में आज पढ़ लेते हैं और एक चीज ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो परीक्षा की प्रणाली है उसमें बेसिक, कॉन्सेप्ट और फैक्ट तीनों जब आएगा तब आप किसी भी प्री परीक्षा को पास करने की स्थिति में होंगे। किसी भी आयोग का पेपर उठा लीजिए, सब में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए 10 मिनट समय बचाने के लिए अपना 1 साल बिल्कुल ना बर्बाद करिए, ठीक है? ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। जिस भी चीज को पढ़िए उसकी तह तक पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, चीजें याद हो जाएंगी, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जीएस के अध्यायवार अध्ययन में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कांकर्स चैनल। दोस्तों जीएस के अध्यायवार अध्ययन में आज हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं और आप जानते हैं कि किसी भी प्री परीक्षा को पास करने के लिए साइंस कितना महत्वपूर्ण होता है। साइंस से ढेर सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो भी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों की संख्या कुछ ज्यादा ही रहती है, क्योंकि इसमें विभिन्न बीमारियां, विभिन्न उपचार और विटामिन, मिनरल्स आदि जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को अक्सर पूछा जाता है। तो चाहे आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीआईसी प्रवक्ता की, एलटी की, जीडीसी एग्जाम की या यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस को आपको तैयार रखना है, हमेशा तैयार रखना है, क्योंकि यह बिल्कुल डिसाइसिव होता है और प्री परीक्षा को पास करने के लिए साइंस का अच्छे से आना बहुत आवश्यक है। अब जो आरओ के अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आरओ परीक्षा में जियोग्राफी और साइंस का ठीक ठाक रोल होता है, ठीक है? और एक बात और आपको बता दूं, जो हमारी अध्यायवार अध्ययन की सीरीज चल रही है, यह उनके लिए रामबाण है, जैसे जो जीडीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है और जिन्हें जीएस कम आता है। मैं आपको बता दूं कि जीडीसी की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। मैं रेगुलर इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले महीने में यानी जुलाई के महीने में जीडीसी की करीब 1500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 100% देखने को मिलेगी। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि जीडीसी में क्या होता है कि जो जीएस के प्रश्नों का लेवल होता है ना, वो पीसीएस के बराबर होता है। तो अगर आपने कभी पीसीएस की परीक्षा नहीं दी है तो जीएस थोड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए। अगर आपने जीएस नहीं पढ़ा है तो रेगुलर अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और वैकेंसी आ रही है, 100% आ रही है। 1500 प्लस सीटें रहेंगी इस बार जीडीसी में और ऐतिहासिक वैकेंसी होने वाली है, ठीक है? तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं वो बहुत तेजी से इन चीजों को दोहरा ले और यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और बायोलॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? फिर से प्रश्न देखिए, कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए कौन सा विषय ऐसा है, तो वह विषय है जनांकिकी, ठीक है ना? जनांकिकी जो विषय है इसे क्या कहते हैं? डेमोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है? और डेमोग्राफी विषय के अंतर्गत जो है जनसंख्या एवं मानव समुदायों के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है, इसको जान लेते हैं। तो देखिए जनांकिकी में उन समस्त निर्धारक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का आकार। मान लीजिए जनसंख्या का आकार, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसी जनांकिकी के अंतर्गत किया जाता है। जनसंख्या के आकार का, उसका क्षेत्रीय वितरण कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, इसके बारे में भी इसी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है? और इनमें जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या का आकार, उनके क्षेत्रीय वितरण और इनमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन कैसे होता है? जैसे जन्म दर क्या है, उसमें क्या परिवर्तन है, मृत्यु दर क्या है,
मृत्यु दर, इसमें क्या परिवर्तन है, तो इन सभी परिवर्तनों के बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है जनांकिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो प्रश्न है कि जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित कौन है, तो यह जनांकिकी है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए 2-3 शब्द हैं, यह भी परीक्षा में बहुत पूछे गए हैं। एक शब्द है इथेनोलॉजी। ठीक है, मैं आपको इसको आराम से समझा देता हूं, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इथेनोलॉजी। और एक शब्द है इथेनोग्राफी। ठीक है, इथेनोग्राफी एक शब्द है, और एक शब्द है इथोलॉजी। इथोलॉजी है, और अगला शब्द है एथिक्स। यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपसे इसकी चर्चा कर दी। इथेनोलॉजी किसे कहते हैं? इथेनोलॉजी कहते हैं विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, किस संस्कृतियों के? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक अध्ययन का। ठीक है, वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है क्या? इथेनोलॉजी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं इथेनोग्राफी क्या है। तो इथेनोलॉजी जिस प्रकार से विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है, उसी प्रकार से इथेनोग्राफी जो है यह किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है इथेनोग्राफी। अब आ जाते हैं इथोलॉजी क्या है, इथोलॉजी क्या है। इथोलॉजी में किसे शामिल किया जाता है? इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? इथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब बचा क्या? इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या है? नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इथिक्स। आप जानते हैं आजकल इथिक्स का पेपर भी होता है मेंस वगैरह में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। मनोवैज्ञानिक अध्ययन, इस चीज की लोगों में लगातार कमी हो रही थी, इसलिए इसे विषय के रूप में समाहित कर लिया गया है, और विभिन्न विशिष्ट सेवाओं में इथिक्स का पेपर होता है, और इसके संबंध में आपसे जानकारियां ली जाती हैं कि आपकी क्या समझ है। ठीक है, तो इथेनोलॉजी, फिर से इसे ध्यान से देख लीजिए, इथेनोलॉजी, इसमें विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। इथेनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और इथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसे याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, यह बताना है आपको। तो देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं अध्ययन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, और यह विकल्प में नहीं है। जंतु जीवाश्म है, शैवाल है, फफूंदी है, लेकिन इसके अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अब पादप जीवाश्मों का निर्माण कैसे होता है? मान लीजिए कि किसी पेड़ का कोई हिस्सा लाखों वर्ष पहले बर्फ से, मिट्टी से इत्यादि किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गया है, और पत्थरों पर उसकी छाप पड़ी हुई है, वो उसका कुछ अंश मिल जाता है खुदाई के दौरान या किसी प्रकार से, तो वह क्या है, वह पादप जीवाश्म के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको कन्वर्ट हो जाता है, और उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी। ठीक है ना। और जीवाश्मों से, जो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि तत्कालीन समय का, एक तो आप जानते हैं कि कार्बन डेटिंग के द्वारा आजकल बहुत सी चीजें पता कर ली जाती हैं, कितना पुराना पेड़ पौधा है, कितना पुराना क्या है, पत्थर कितना पुराना है, तो इसके द्वारा यह पता चल जाता है कि किस काल का है, और दूसरा उस समय जो जैव विकास था वो किस प्रकार का था। ठीक है, तो जैव विकास के जो वास्तविक और ठोस प्रमाण है वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इन्हीं जीवाश्मों के अध्ययन के द्वारा। अब देखिए, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि भारत में भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, अगर हम आपसे यह प्रश्न पूछें कि फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? बताइए, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रोफेसर बीरबल साहनी, नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर बीरबल साहनी। इस समय जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कथन कारण के रूप में या एक से अधिक कथनों के रूप में इनका नाम भी दे सकता है। तो प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय
जीवाश्म वनस्पत विज्ञान का जनक कहा जाता है, आप इन्हें याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इसमें प्रश्न बना देगा इस तरह, इस समय जो प्रश्न बनते हैं कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, और भारत में भारतीय जीवाश्म वनस्पत विज्ञान का जनक प्रोफेसर बिरबल साहनी को माना जाता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी कौन है? प्रोफेसर बिरबल साहनी, ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसे देख। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला है देखिए एपीकल्चर। एपीकल्चर शहद की मक्खी। तो आप जानते हैं कि व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन, यह किसके अंतर्गत आता है? यह एपीकल्चर के अंतर्गत आता है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर सिल्कवर्म दिया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। तीसरा है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर दिया है लाख का कीड़ा, तो यह गलत है। पीसीकल्चर लाख का कीड़ा नहीं होता है, बल्कि मछली पालन से संबंधित है पीसीकल्चर। जबकि हार्टिकल्चर क्या है? हार्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले, मतलब फूल एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है हार्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, यह युग्म सुमेलित नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा देखिए इस टॉपिक से और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी किससे संबंधित है? न्यूरोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो न्यूरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सीरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, तो सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है रुधिर के सीरम विज्ञान का अध्ययन, सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है रुधिर के सीरम विज्ञान का अध्ययन, यह भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। रुधिर के सीरम विज्ञान का अध्ययन सेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए कीटों का जो अध्ययन है वह एंटोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एंटोमोलॉजी। तो याद रखिएगा यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर्पों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक चीज और बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसका अध्ययन? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन, ठीक है। यह किसके अंतर्गत किया जाता है? फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो देखिए पहला है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी यह इसका किसके अंतर्गत आता है? इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन किया जाता है, ठीक है। शब्दकोश के संकलन को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, और यह बिल्कुल सही सुमेलित जोड़ी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखिए इसमें दिया है डाक टिकटों का संग्रह, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत डाक टिकटों का संग्रह नहीं किया जाता है, बल्कि फिलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। तो फिलोलॉजी के अंतर्गत भाषा की संरचना, भाषा की संरचना, इसका विकास और इसका इतिहास, ठीक है। तो किसी भी भाषा की संरचना, उसका विकास और उसके इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलॉजी कहलाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए डाक टिकटों के संग्रह को क्या कहते हैं? डाक टिकटों का जो संग्रह होता है, जो डाक टिकटों का संग्रह है वह उसे फिलाटेली कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलाटेली कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति डाक टिकटों का संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो डाक टिकटों का संग्रह करता है उसे कहते हैं फिलाटेलिस्ट, ठीक है। तो डाक टिकटों का संग्रह फिलाटेली कहलाता है, और जो व्यक्ति उसका संग्रह करता है उसे फिलाटेलिस्ट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। अब अगला देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसमें दिया है मानव शरीर का अध्ययन। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो एंटोमोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो यह गलत है, कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत, तो इसे भी याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी क्या दिया है? कीट पतंगों का अध्ययन,
तो देखिए आइकोनोग्राफी के अंतर्गत दिया है कीट पतंगों का अध्ययन, जबकि हमने क्या बताया कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो प्रतिमाओं का अध्ययन आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसका? प्रतिमाओं का या चित्रकला का अध्ययन। प्रतिमाओं का या चित्रकला का अध्ययन जो है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? यह किया जाता है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, यह अलग स्वतंत्र प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। तो शब्दकोश के संकलन को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए एक चीज और सामान्य से प्रश्न जो कई बार पूछे गए हैं, जैसे यह पूछा गया है कि विटीकल्चर, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो बताइए विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। किसकी खेती को? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि एग्रोनॉमी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो आप जानते हैं कि फसलों की जो खेती होती है, फसलों की खेती, उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो एग्रीकल्चर है वह क्या है, तो एग्रोनॉमी फसलों की खेती है, और जो एग्रीकल्चर है वह भी फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान को जो है एग्रीकल्चर कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए चार महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। एक शब्द है बायोनिक्स, बायोनिक्स है, ठीक है। दूसरा शब्द है बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स है। ये कंफ्यूजन वाले हैं इसलिए मैं इसे अलग से आपको बता दे रहा हूं। तीसरा शब्द है बायोनोमी, बायोनोमी है। और चौथा शब्द है बायोमेट्री। चौथा शब्द कौन सा है? बायोमेट्री। अब इनमें क्या अंतर है मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बायोनिक्स क्या होता है? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। तो देखिए जैविक जगत में जो कुछ भी होता है, जैविक जगत में, ठीक है ना, जो कुछ भी होता है उसका अजैव तंत्रों पर क्या प्रयोग होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन बायोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है बायोनोमिक्स। क्या होता है? बायोनोमिक्स होता है जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। ठीक है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध, वातावरण के साथ संबंध। तो यह क्या होता है? यह है बायोनोमिक्स। अब आ जाते हैं बायोनॉमी किसे कहते हैं? तो बायोनॉमी होता है जीवन के नियमों यानी लॉज ऑफ लाइफ, लॉज ऑफ लाइफ का अध्ययन, यानी जीवन के नियमों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? वह बायोनॉमी कहलाता है। उसके बाद चौथा जो शब्द हमने आपको दिया था वह है बायोमेट्री, यानी गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जो जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बायोमेट्री कहते हैं। गणित एवं सांख्यिकी, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों के द्वारा जीव विज्ञान का जो अध्ययन है, जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है बायोमेट्री। इस बात को ध्यान रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे कहीं भी नोट कर सकते हैं, हर परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये चार शब्द हैं, बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी और बायोमेट्री। इन चारों शब्दों के बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट न कर पाइएगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF IGT डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है कि कीट संवर्धन क्या है। आपको बताना है कि कीट संवर्धन क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, तीसरा है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, और चौथा है कीटों को मारने का विज्ञान है। तो बताइए कि कीट संवर्धन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए कीट संवर्धन के अंतर्गत कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान शामिल है, इसे ध्यान रखिएगा। कीट संवर्धन में ऐसे कीटों, जैसे मान लीजिए केचुआ, केचुआ की उसे मारा थोड़ी जाएगा, उसकी वृद्धि की जाएगी, क्योंकि केचुआ जो है कृषकों का मित्र है, उसे भूमि की आंत भी कहते हैं। केचुआ को क्या कहते हैं? केचुआ, एक तो आप जानते हैं कि वह किसानों का मित्र है, और केचुआ को भूमि की आंत भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। केचुआ को क्या कहते हैं? भूमि की आंत,
यह परीक्षाओं में पूछा गया है। तो केंचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, इस बात को आप जानते हैं। तो कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ की वृद्धि किया जाएगा, तो केंचुआ चूंकि लाभदायक है, तो लाभदायक कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसे कीट संवर्धन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि कभी भी हानिकारक कीटों की वृद्धि का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हानिकारक कीटों की वृद्धि के लिए कोई प्रयास करेगा। तो याद रखेंगे, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। अगला देख लेते हैं। अगला है आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आपको बताना है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जेनेटिक्स है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि जेनेटिक्स या आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों, ध्यान रखिएगा, आनुवंशिक लक्षणों, जीवधारियों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति व विचरण, या इसे कह सकते हैं वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा इसकी वंशागति व वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलिए इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में बताते हैं। देखिए, आनुवंशिक लक्षण में कौन कौन से लक्षण आते हैं? मान लीजिए माता पिता के रंग से संबंधित है कि माता पिता का रंग बच्चों का रंग से मिलता जुलता है, उनका कद कैसा है, उसका बच्चों के रंग से कद से कैसे मिलता जुलता है, और आंखों का जो रंग है, जैसे माँ की आंखें भूरी हैं तो बेटी की आंखें भी भूरी, बेटी की आंखें भी भूरी हैं, कैसे हैं। तो इन सभी का जो अध्ययन है यह आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन कहलाता है, कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उसका अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। कौन से होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, और इन कणों को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं या कोशिका कहते हैं। ठीक है, और हर एक कोशिका में, हर एक सेल में एक डीएनए होता है। ठीक है, और डीएनए क्या है? डीएनए वास्तव में एक सूचना की किताब है जिसमें सारी सूचनाएं रखी रहती हैं। ठीक है ना, सारी सूचनाएं किसमें रखी रहती हैं? इसी डीएनए में रखी रहती हैं। और डीएनए के ही छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है ना, डीएनए के छोटे हिस्से को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है ना, अब ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स ही तय करते हैं कि जो हमारी आंखों का रंग है, जो हमारे बाल हैं कि नहीं है, हमारी त्वचा कैसी है, ये सारा निर्धारण कौन करता है? ये जीन्स करता है। अब चूंकि जो आनुवंशिक लक्षण है वो माता पिता दोनों से मिलते हैं, ये जीन भी माता पिता दोनों से मिलते हैं, तो किससे कितने लक्षण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं ये उसी जीन्स पे डिपेंड करता है। और इसी प्रकार जो आदतें हैं, जो आनुवंशिक लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं। अब देखिए, जीन्स का रोल इतना होता है कि वर्तमान में जीन्स के अध्ययन के द्वारा बीमारियों का पता लगाया जा सकता है कि एक परिवार किसी विशेष बीमारी से ग्रस्त है, या एक परिवार के किसी लोगों की लगातार मृत्यु एक ही बीमारी से होती है, तो आखिर वो बीमारियां क्यों हैं, तो बीमारियों का पता लगाया जा सकता है जीन्स के अध्ययन के द्वारा। आप जानते हैं कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग आई है उसके द्वारा क्या होता है? खेती में नई फसलों का निर्माण किया जाता है। इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जीन्स में परिवर्तन के द्वारा नई फसलों का निर्माण किया जाता है। आप बखूबी परिचित हैं इससे। और उसके बाद जानवरों में जो नस्ल सुधारा जाता है वो भी इन्हीं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, जानवरों में नस्ल सुधार, ठीक है, तो वह भी इसी के द्वारा संभव है। जीन्स में परिवर्तन करके ही यह भी परिवर्तित किया जाता है, तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विचरण यानी वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन की दिशा में काल प्रभावन के विषय में ज्ञान करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ठीक है, वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को जेरेंटोलॉजी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जैसे अंकोलॉजी है, अंकोलॉजी क्या है? अंकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर या ट्यूमर, कहीं कहीं ट्यूमर लिखा मिल जाता है और कहीं कहीं यह कैंसर लिखा मिलता है, तो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है कि ट्यूमर का अध्ययन या कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया गया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? यह शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास में
शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? वह टेरेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पक्षियों का जो अध्ययन है वह ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो 8वां प्रश्न है वह है कि पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। कौन सी है? पैडोलॉजी का अध्ययन। पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप जानिए कि पैडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मृदा या मिट्टी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कहते हैं इसे, मृदा के प्रकार इत्यादि का जो अध्ययन है वह किसके अंतर्गत किया जाता है? पैडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि मृदा एक फिजिकल फैक्टर है जिसके हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज, हरे पौधे क्या करते हैं? कच्चे पदार्थ के रूप में इस मृदा से ही जल एवं खनिज प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? आप जानते हैं कि चट्टानों के दीर्घकालीन अपक्षय से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मिट्टी का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को, मृदा निर्माण के, मृदा प्रकार के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बताइए। हाइड्रोपोनिक्स अक्सर चर्चा में रहने वाला टॉपिक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, जैसे जैसे जमीनों की कमी होती जा रही है, लगातार मकान बढ़ते जा रहे हैं और गिट्टियों के महल खड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हाइड्रोपोनिक्स भी बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ की परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। इसमें क्या होता है कि इसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन प्रयोग के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। मतलब इसमें क्या लिखा है? मृदा विहीन, यानी इसमें मिट्टी नहीं होती। इसमें क्या होता है? एक पाइप बना दिया जाता है, इसी पाइप में फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, और इसी पाइप में एक तरफ से फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में, और इसी में फसल क्या करते हैं? ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स या मृदा विहीन पादप। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताइए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो वह है नील हरित शैवाल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, और इसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल जो है यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यही नील हरित शैवाल ये पहले जीव हैं जिन्होंने सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश और इन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग द्वारा भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया, और इनकी इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न हुई सबसे पहले। ठीक है ना, इनकी इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन उत्पन्न हुई और यही ऑक्सीजन वायुमंडल में फैलने लगी। ठीक है, इनके द्वारा उत्पादित की गई ऑक्सीजन जो है यही वायुमंडल में फैलने लगी और अन्य जीवों के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि ये जो नील हरित शैवाल हैं ये वास्तव में कोई पेड़ पौधे नहीं है। क्या है? यह कोई पेड़ पौधे नहीं है। नील हरित शैवाल कोई पेड़ पौधे नहीं है, केवल इनमें शैवालों के गुण होते हैं। ये वास्तव में क्या है? नील हरित शैवाल ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, और ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं नील हरित शैवाल। ठीक है, अब देखिए इनका जो दूसरा नाम है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। आपने यह प्रश्न कई बार आपके सामने से गुजरा होगा। इन्हें कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? देखिए, साइनो जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। साइनो ये क्या है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है, और साइनो का मतलब होता है नीला या ब्लू होता है। ठीक है, और बैक्टीरिया का मतलब आप जानते हैं कि बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, तो यानी नीला जीवाणु।
ठीक है। अब इन्हें शैवाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो गुण होता है वह शैवालों जैसा होता है। जैसे यह पानी में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और शैवाल भी ऐसा ही करते हैं, इसीलिए इन्हें नील हरित शैवाल कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में यह शैवाल नहीं होते, यह बैक्टीरिया होते हैं, यह सूक्ष्म जीव होते हैं, और इसीलिए नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। कभी कभी आपके सामने यह प्रश्न आया होगा कि कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो आपके सामने यही आंसर आता होगा कि साइनोबैक्टीरिया ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, और नील हरित शैवाल वास्तव में कोई शैवाल नहीं है, बल्कि यह एक बैक्टीरिया है, और जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल ए पाने, इसी क्लोरोफिल ए के कारण ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है, नीला हरा, इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? देखिए पुस्तक का नाम क्या है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह पुस्तक लिखा है डार्विन महोदय ने। डार्विन का नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन के नाम से ये बहुत फेमस थे, और इनकी जो यह पुस्तक है यह भी बहुत मशहूर है, ठीक है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? क्योंकि आजकल परीक्षाओं में जो मशहूर पुस्तकें हैं उनके प्रकाशन का वर्ष भी पूछ लेता है। तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वह हुआ था 1859 को, ठीक है ना। अब देखिए जो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था उसे डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? उसे डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, या कभी कभी उसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यह प्रश्न पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए डार्विन के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखिए डार्विन महोदय ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी और एक विकासवाद का सिद्धांत दिया। अब जो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया उसमें दो मूल तत्व थे, ठीक है। पहला तो उन्होंने विकासवाद को समझाने का प्रयास किया कि आखिर विकासवाद क्या है, ठीक है। विकासवाद को क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। पहले उन्होंने इसको समझाया, और उसके बाद इन्होंने समझाया कि ये जो इवोल्यूशन है यह किस प्रकार से प्राकृतिक चयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्राकृतिक चयन पर, या इसे क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन पर। यानी जो विकासवाद है वह नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो विकासवाद है उसको समझाने के लिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि सभी जीव, अब इसको ध्यान से देखिए, विकासवाद में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सभी जीव एक समान पूर्वज से पैदा हुए हैं, ठीक है। मतलब जो मनुष्य है उसका पूर्वज क्या था? मनुष्य था। जो मान लीजिए मेढक है तो उसका पूर्वज क्या था? मेढक ही था। तो सभी जीव एक समान पूर्वज से पैदा हुए, ठीक है। लेकिन एक समान पूर्वज से पैदा होने के बाद भी जो वर्तमान स्थिति में जीव हैं वह किससे होकर गुजरे हैं? वह इसी प्राकृतिक चयन से होकर गुजरे हैं। जो वर्तमान में जीव बचे हैं, जो जीव सरवाइव कर रहे हैं, वो क्या है? प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो प्राकृतिक चयन है इसको उन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया, या नेचुरल सिलेक्शन को किस प्रकार उन्होंने बताया? तो उन्होंने बताया कि जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं या पर्यावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन कर लेते हैं, वही जीव आगे चलकर मतलब सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है ना। वही जीव क्या करते हैं? वही सरवाइव कर पाते हैं, और इसे इन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। जो जीव पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेते हैं वही जीव आगे चलकर सरवाइव कर पाते हैं। तो इसे इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, और कहा जो जीव पर्यावरण से अनुकूलन नहीं कर पाते वो क्या करते हैं? धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक बातें आपकी समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए, जो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था उसके 4 मुख्य बिंदु थे। किस प्रकार प्रजातियों का विकास होता है और किस प्रकार प्रजातियां संरक्षित होकर आगे के समय में मतलब आगे बढ़ती जाती हैं धीरे धीरे। तो देखिए उसके उनके 4 प्रमुख बिंदु थे जो उनका सिद्धांत था डार्विन के। एक बिंदु था भिन्नता, ठीक है, भिन्नता या इसे वेरिएशन कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा यह जो वेरिएशन है हर जीव में थोड़ा सा फर्क होता है, जैसे किसी की चोंच लंबी होती है, किसी की चोंच छोटी होती है, तो हर जीव में कुछ न कुछ भिन्नता होती है, ठीक है, पहला उन्होंने बताया। दूसरा जो मुख्य बिंदु था उनके सिद्धांत का वह था उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, या इसे क्या कह सकते हैं, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल। और जो इस संघर्ष में जीत जाता है वही आगे बढ़ता है। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल किसके लिए सर्वाइवल होता है, वह स्ट्रगल होता है, तो वह स्ट्रगल होता है भोजन के लिए, स्थान के लिए और सुरक्षा के लिए। इसमें सभी जीवों को स्ट्रगल करना पड़ता है और जो जीव इसमें जीत जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही प्रजाति आगे बढ़ती है। तीसरा जो मुख्य बिंदु था उनके सिद्धांत का वह था नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन यही मूल बिंदु था। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो उनका पॉइंट था वह जीव जो पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही बचते हैं, अन्यथा समाप्त हो जाते हैं। और उनके सिद्धांत का जो चौथा मुख्य बिंदु था वह था नवीन जातियों का उदय, नवीन जातियों का उदय, ठीक है, नवीन जातियों का उदय या इसे कहते हैं न्यू स्पीसीज, न्यू स्पीसीज, या कभी कभी आप इसे ओवर प्रोडक्शन के रूप में भी लिखा हुआ पाते हैं, कहीं कहीं परीक्षाओं में यह पूछा गया है, ठीक है। तो यह चारों बिंदु जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के ये चारों बिंदु है ना, यह परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि कौन कौन से सिद्धांत डार्विन ने अपने विकासवाद में दिए थे। तो एक वेरिएशन, दूसरा स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, तीसरा नेचुरल सिलेक्शन और चौथा न्यू स्पीसीज या ओवर प्रोडक्शन। ये चारों सिद्धांत डार्विन ने दिए थे, इन्हें याद रखिएगा और यह परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए बचपन में आपने किताबों में देखा होगा कि डार्विन के सिद्धांत का एक उदाहरण दिया जाता था। जैसे आप देखे होंगे कि पुस्तकों में एक जिराफ को पेड़ से पत्ते खाते हुए गर्दन ऊंची करके आपने देखा होगा। उसका मतलब क्या था कि जिराफों की गर्दन क्या थी, पहले छोटी थी, लेकिन ऊंचे पेड़ के पत्ते खाते खाते धीरे धीरे उनकी गर्दन में खिंचाव हुआ और आगे चल करके जो गर्दन ऊंची करके पत्ते खा लेते थे वही जीवित बचे, अन्यथा उनकी जो छोटे जिराफ रह गए उनका तो पेट ही नहीं भरता था, तो वो धीरे धीरे खत्म हो गए और लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे। यह सिद्धांत डार्विनवाद का सिद्धांत कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलिए एक चीज डार्विन के बारे में और बताते हैं। आपने सुना होगा गैलापागोस द्वीप, कौन सा द्वीप है, गैलापागोस द्वीप, ठीक है। इस द्वीप का डार्विन से क्या संबंध है, क्योंकि आजकल जिस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें इतना डिटेल आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब देखिए गैलापागोस द्वीप जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है गैलापागोस द्वीप। और यह इक्वाडोर से 1000 किलोमीटर प्रशांत महासागर की तरफ 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और इस गैलापागोस द्वीप में 13 मुख्य द्वीप हैं और कई छोटे द्वीप हैं। खैर हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। गैलापागोस द्वीप पर ही डार्विन ने जो है अपना विकासवाद के सिद्धांत का परीक्षण किया था, ठीक है ना। तो डार्विन ने जो विकासवाद के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए जो जगह चुनी थी वो कौन सा था, वो गैलापागोस द्वीप था, जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक जहाज थी जिसका नाम था HMS बीगल। क्या नाम था, HMS बीगल। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस जहाज से इन्होंने यात्रा की थी। तो HMS बीगल नामक जहाज से डार्विन ने दुनिया की यात्रा की थी और इसी जहाज से 1835 ईस्वी में इन्होंने डार्विन ने गैलापागोस द्वीप की यात्रा की। गैलापागोस द्वीप जो है वह कुछ प्रजातियों के लिए बहुत फेमस है, जो प्रजातियां अन्य कहीं नहीं पाई जाती हैं। जैसे एक है जायंट कछुआ। जायंट कछुआ कहाँ पाया जाता है, यह गैलापागोस द्वीप में पाया जाता है और जायंट कछुआ के बारे में एक बार प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा एक मरीन इगुआना का नाम आपने सुना है, मरीन इगुआना। मरीन इगुआना क्या है, यह समुद्री छिपकली है। कौन सा, यह समुद्री छिपकली है। और यह समुद्री छिपकली कहाँ पाई जाती है, यह गैलापागोस द्वीप में पाई जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा इसे, फिंच। फिंच नामक एक पक्षी है और इसी पक्षी का सबसे विस्तृत अध्ययन किसने किया था, डार्विन ने किया था। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि किस पक्षी का अध्ययन डार्विन ने किया था, क्योंकि देखिए परीक्षा का पैटर्न बदला है इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना है। तो इसी
फिंच पक्षी का डार्विन ने अध्ययन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मेंडल का आता है ना कि मेंडल ने मटर पे अपना परीक्षण किया था, वैसे सबसे ज्यादा फिंच पक्षी का अध्ययन किसने किया था? डार्विन ने किया था। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वह फिंच पक्षी से मिलता जुलता है, मतलब इसी के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। जब HMS बीगल से 1835 में गैलापागोस द्वीप पे चार्ल्स डार्विन गए थे, वहां रहे थे, वहां रह करके उन्होंने अध्ययन किया और यहीं से उनके विकासवाद के सिद्धांत की नींव पड़ती है। किसकी नींव पड़ती है? विकासवाद का जो सिद्धांत है, यहीं से उनके विकासवाद के सिद्धांत की नींव पड़ जाती है। आप इसे याद रखिएगा। मुझे लगता है कि इस छोटी सी स्टोरी के बाद आपको अब यहाँ से आने वाले प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये जो 4 पॉइंट इनके सिद्धांत के दिए गए हैं, ये चारों पॉइंट परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा 100%। कभी भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना? चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए, विकास के जो उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन है वह किया था ह्यूगो डिब्रीज ने, ठीक है ना? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। और ह्यूगो डिब्रीज कहाँ के निवासी थे? अगर एक से अधिक अधिक कथनों में प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ह्यूगो डिब्रीज हालैंड के निवासी थे, ठीक है ना? हालैंड के निवासी थे और यह एक पादप शास्त्री थे या बोटेनिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है? पादप शास्त्री थे या इन्हें आप बोटेनिस्ट कह सकते हैं, ठीक है? अब इनके अनुसार जो स्पीसीज होती है, जो स्पीसीज है उसकी उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़े उत्परिवर्तनों के कारण होती है, ठीक है? अब देखिए, जाति का जो पहला सदस्य होता है जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देते हैं उसे म्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है? और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, तो किसका प्रयोग किया, किस पौधे का प्रयोग किया? तो इन्होंने सांध्य प्रिमरोज, ठीक है? सांध्य प्रिमरोज या इसे कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज, ठीक है? इवनिंग इवनिंग प्रिमरोज पौधे का यूज किया था, ठीक है? इसी पौधे पर इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर प्रयोग किया था इन्होंने, ह्यूगो डिब्रीज ने, और यहीं से विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ह्यूगो डिब्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझा देते हैं, फिर कभी नहीं भूलेगा। देखिए, ह्यूगो डिब्रीज का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है या जो म्यूटेशन का सिद्धांत है, इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि उत्परिवर्तन का, अच्छा पहले ये जानिए कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जीव के DNA में अचानक बदलाव होता है, ठीक है? क्या होता है? अचानक बदलाव। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी तक तो मान लीजिए सामान्य प्रश्न पूछा गया कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपने बता दिया ह्यूगो डिब्रीज ने किया था। लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो ह्यूगो डिब्रीज का सिद्धांत है वह अचानक परिवर्तन का सिद्धांत है कि या धीरे धीरे DNA में परिवर्तन होता है, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि DNA में अचानक जो बदलाव होता है उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है? जब किसी जीव के जीन में अचानक कोई बदलाव होता है और वह बदलाव अगली पीढ़ी में भी आता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। आप जानते हैं कि जो DNA होता है इसी पे तो जीन लगे होते हैं ना, तो मैंने अभी पहले बताया था आपको, तो DNA में बदलाव ही उत्परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, इनका कहना था कि नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है वह धीरे धीरे नहीं होती है, उसमें अचानक से परिवर्तन होता है और नए जीव बन जाते हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए खरगोशों की एक प्रजाति है, ठीक है? खरगोश है, खरगोशों की एक प्रजाति है जिनके कान छोटे हैं, ठीक है? इनके कान छोटे हैं, लेकिन मान लीजिए किसी खरगोश के जीन में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है? और बड़े कान वाले खरगोश पैदा हो जाते हैं, ठीक है? और ये जो बड़े कान वाले खरगोश है ये जीवित रह जाते हैं और यह जो है अगली पीढ़ी के लिए भी बड़े कान वाले खरगोश पैदा कर देते हैं, ठीक है? अगली पीढ़ी में भी बड़े कान वाले खरगोश पैदा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? यही उत्परिवर्तन हो गया और एक नई प्रजाति का विकास हो गया, ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऐसे ही होता है उत्परिवर्तन, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आपको बताना है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के
प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक समय तो हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता था। तो देखिए आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, यह सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, देखिए कभी कभी यह पूछ लिया जाता है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स का काल था वह कौन सा काल था, तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का पक्षी है। कब का है, जुरैसिक युग का पक्षी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जुरैसिक काल का एक पक्षी है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। अब देखिए यह सरीसृपों और पक्षियों के बीच का एक संयोजक जंतु था। अब इसमें क्या है, जो सरीसृप होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनकी भांति क्या, अब इसमें सरीसृप के क्या गुण हैं यह देखते हैं। सरीसृप या इसे क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं यह जान लीजिए, तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो देखिए रेप्टाइल्स की भांति इनमें क्या होती है, इनमें लंबी पूंछ होती है। ठीक है, लंबी पूंछ होती है। इनमें चोंच में जो है, चोंच में दांत होते हैं। ठीक है, यह रेप्टाइल की विशेषता है। और अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अग्रपाद जो है, अग्रपादों की उंगलियों पर इसमें क्या होते हैं, पंजे होते हैं। ठीक है, यहां तक बातें ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि इतना होने के बावजूद भी यह पक्षी था। ठीक है, इसे क्या होना चाहिए था, इसे सरीसृप होना चाहिए था, यह रेप्टाइल होना चाहिए था। पक्षी क्यों था, क्योंकि यह जो अग्रपाद है इसको ये क्या करता था, उड़ने के लिए प्रयोग कर लेता था। और यह अग्रपाद उड़ने के लिए क्या होते थे, पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, यह पंखों के रूप में हो गए थे। ठीक है ना, तो यह भी याद रखिएगा। इसी कारण इन्हें जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी माना जाता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो रूप है ना, इसी को ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं या जंतु जैव विकास कहते हैं, जो यह परिवर्तन है। ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी आपको हमने बताया कि जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, अभी हमने आपको बताया डार्विन ने दिया था। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि सबसे पहले जैव विकास जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, या सबसे पहले जैव विकास को किसने समझाया, जैव विकास का मतलब इवोल्यूशन, तो सबसे पहले इवोल्यूशन को किसने समझाया, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें विकल्प में डार्विन भी रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम जैव विकास या इवोल्यूशन को किसने समझाया था, तो आप इसका सही आंसर मारेंगे लैमार्क। ठीक है, लैमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन पर समझाया था, इवोल्यूशन के बारे में समझाया था। अब जानते हैं कि जैव विकास की जो परिकल्पना थी, वह उस पर पहला तर्क संगत सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और जो लैमार्क थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फिलॉसफी फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, जूलॉजिक। ठीक है, यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी, फिलॉसफी जूलॉजिक। और इसी पुस्तक में इन्होंने विकास के जैव विकास के सिद्धांत को बताया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह पुस्तक इनकी प्रकाशित कब हुई थी, तो यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1809 में। जबकि जो अभी हमने आपको बताया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो डार्विन की प्रकाशित हुई थी, वह कब प्रकाशित हुई थी, वह 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो उनके बहुत पहले, यानी 50 साल पहले ही लैमार्क ने 1809 में जैव विकास का सिद्धांत दे दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए जैव, इनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्क के सिद्धांत को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, मतलब इसे कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे कोई इतना ही पूछे कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, वंशागति का, तो यह दिया था किसने, यह दिया था लैमार्क ने। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक चीज और रह जाती है। अब देखिए जैसे आपसे अगर कोई प्रश्न करता है कि अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, अंगों का प्रयोग व अनुप्रयोग,
इसका सिद्धांत किसने दिया था? यह प्रश्न आपके सामने से गुजरा होगा कई बार। तो आप जानते हैं कि अंगों का प्रयोग व अनुप्रयोग का जो सिद्धांत है, यह लैमार्क ने दिया था। ठीक है ना, याद रखिएगा यह सिद्धांत किसका है, यह लैमार्क से जुड़ा हुआ है, इसे लैमार्कवाद से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए लैमार्क ने क्या कहा था कि जिस अंग का जितना प्रयोग किया जाएगा उसका उतना विकास होगा, और जिसका प्रयोग जितना कम किया जाएगा उसका विकास उतना कम होगा, और धीरे धीरे वह लुप्त प्राय हो जाएंगे। अब इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे जिराफ की गर्दन, ठीक है, जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया, जो अंगों के प्रयोग से धीरे धीरे वह विकसित होती गई और जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ठीक है। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया जैसे मनुष्य की पूंछ। आप जानते हैं कि एक पूंछ होती है मनुष्य के पास, जो अनुप्रयोग मतलब उसका कोई कभी उपयोग नहीं किया गया, तो धीरे धीरे वह अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रह गई। एक और उदाहरण दिया जाता है निमेशक पटल का। निमेशक पटल भी एक अवशेषी अंग के रूप में मनुष्य में पाया जाता है। तो यह अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो यह सिद्धांत किसका है, यह भी लैमार्क का सिद्धांत है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए एक प्रश्न और यहाँ से आता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है, हमने अपनी पीडीएफ में उसे नहीं शामिल किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपने देखा उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज का है, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन का है। एक प्रश्न आता है ओपेरान अवधारणा किसने दिया था? ठीक है, मिलान करने को अक्सर यह प्रश्न आता है, ओपेरान अवधारणा किससे संबंधित है? तो देखिए ओपेरान अवधारणा जो है, यह दो वैज्ञानिक हैं, एक है जैकब और दूसरा है जैकब और मोनोड। ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों से संबंधित है ओपेरान अवधारणा। आप इसे याद कर लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, मिलान करने को आता है, बाकी ओपेरान अवधारणा के बारे में कभी विस्तार से नहीं पूछा गया है। ठीक है, और एक प्रश्न और यहाँ से आता है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने किया था? ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और इसके बारे में भी बता देते हैं। दो वैज्ञानिक थे, एक थे बीडल और दूसरे थे टैटम। बीटल और टैटम महोदय ने एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ से दो प्रश्न आपको मिले, एक ओपेरान अवधारणा मिली जैकब और मोनोड की, और दूसरी एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, यह किसकी मिली, बीडल और टैटम की। इसे भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। अच्छा, इस प्रश्न से पहले एक चीज और बता दीजिए, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपने देखा जो आर्कियोप्टेरिक्स का काल है वह कौन सा है? जुरासिक युग में आर्कियोप्टेरिक्स पाए जाते थे। लेकिन एक आध बार यह प्रश्न पूछा गया है कि डायनासोर जो थे, डायनासोर, डायनासोर का जो कार्यकाल काल था वह कब था? डायनासोर कब पाए जाते थे? तो देखिए डायनासोर पाए जाते थे मेसोजोइक काल में। ठीक है, मेसोजोइक काल में डायनासोर पाए जाते थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग में और डायनासोर मेसोजोइक युग में पाए गए हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अफीम का वानस्पतिक नाम आपको बताना है। तो देखिए अफीम का जो वानस्पतिक नाम है वह क्या है? वह है पेपैवर सोमनीफेरम। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइपेवर सोमनीफेरम। और आप जानते हैं कि अफीम प्राप्त कैसे किया जाता है? तो अफीम जो है पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अफीम कैसे प्राप्त होता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। ठीक है ना, वो गोल सा पौधा होता है, गोल सा फल होता है, और जब वो आधा पका होता है, अध पका होता है, कच्चा ही रहता है मान लीजिए, और उसमें थोड़ा सा छेद कर लिया जाता है, तो उसमें से दूध निकलता है और उस फल पे चिपक जाता है। बाद में उसी दूध को, उसी जो चिपक जाता है उसी को निकाल लिया जाता है। ठीक है, और उसी से अफीम प्राप्त किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अफीम से बनता क्या क्या है, अफीम से और क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए इससे मार्फिन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी से कोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इसी से पाइपेवरीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कोडीन, मार्फिन और पाइपेवरीन, यह तीनों किससे प्राप्त किया जाता है? यह तीनों अफीम से ही प्राप्त किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यह जो है एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उसमें कई ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आपको मानना है कि शांतकर औषधियों के रूप में अफीम का प्रयोग किया जाता है। शांतकर औषधि के रूप में अफीम का प्रयोग किया जाता है। आप इसे सेडेटिव, ठीक है, सेडेटिव मेडिसिन के रूप में भी आप इसका कह सकते हैं, यह सेडेटिव मेडिसिन है।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अफीम के मुख्य तत्व क्या होता है, वास्तव में जो अफीम का मुख्य तत्व होता है ना, वह मार्फिन ही होता है, और बाद में इसमें से तमाम एल्कलॉइड निकाले जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अफीम के बारे में आपने इतना जाना। अफीम कच्चे फल से प्राप्त होता है, ठीक है ना, और पेपेवर सोमनीफेरम इसका वानस्पतिक नाम है। आगे प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। किसमें पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यह जो जीवाणु है यह सहजीवी जीवाणु होते हैं, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, सहजीवी जीवाणु होते हैं। अब ये किस प्रकार सहजीवी जीवाणु होते हैं बताइए, यह किस प्रकार सहजीवी जीवाणु होते हैं, जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए, मान लीजिए कोई एक पौधा है, फलीदार पौधा है, ठीक है, इसमें तमाम फली लगी हुई है, यह पौधा है फलीदार, ठीक है, और इसकी यह जड़ है, इसकी गांठों में यहाँ जीवाणु रहते हैं, और इन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, राइजोबियम कहा जाता है, राइजोबियम के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो यह जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं यह सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कैसे, यह पौधों की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, और यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। किसको, नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और उसे क्या करते हैं, पौधों को उपलब्ध करा देते हैं, ठीक है। पौधा क्या करता है इसके बदले में, पौधा इन्हें रहने के लिए जगह दे देता है कि आप हमारी जड़ों में रह सकते हैं, और इनके भोजन का इंतजाम कर देता है पौधा, ठीक है ना। तो राइजोबियम उन्हें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के देते हैं, और पौधा उन्हें रहने की जगह मतलब आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। इस प्रकार जो है सहजीवी संबंध का मतलब क्या हुआ, कुछ हम आपके लिए करें, कुछ आप हमारे लिए करें। जैसे आप वीडियो को लाइक कर दें, हम आपको वीडियो बना रहे हैं, हम आपके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। यही संबंध सहजीविता का है, ठीक है ना। तो यही राइजोबियम करता है कि वह नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के पौधों को उपलब्ध कराता है, और पौधे उन्हें भोजन और आवास उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। 16वां देख लेते हैं। कपास का प्रमुख घटक, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और अक्सर लोग गलत कर देते हैं। कपास का जो प्रमुख घटक है वह क्या होता है, वह होता है सेलुलोज, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। जो कपास में सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो जानते हैं कितनी होती है, वह 90 से लेकर 95% तक होती है, ठीक है ना, कहीं कहीं 94% तक मिलता है। तो 90 से 95% तक इसमें क्या होती है, इसमें सेलुलोज होता है, और लगभग 6 से 8% इसमें जल होता है, ठीक है, 6 से 8% क्या होता है, इसमें जल होता है, ठीक है ना। तो एक कपास में क्या होता है, सेलुलोज 90 से 95% और जल 6 से 8% होता है, और बाकी सूक्ष्म मात्रा में इसमें वसा पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, अन्य चीजें पाई जाती हैं। आप इस प्रश्न को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत हल्का प्रश्न है, इसीलिए बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक से गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला है माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आरओ परीक्षा के लिए यह प्रश्न बिल्कुल आउट प्रश्न है, बहुत पसंद करता है इसको लोक सेवा आयोग। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। किससे किससे माइकोराइजा का सहजीवी संबंध होता है, आपको यह बताना है। तो देखिए, माइकोराइजा जो सहजीविता का संबंध है वह कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा, माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य सहजीविता का एक संबंध प्रदर्शित करता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को बहुत पसंद करता है और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइकोराइजा और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य एक फंक्शनल एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। माइकोराइजा मतलब कवक और उच्चतर पादपों के मध्य क्या होता है, फंक्शनल एसोसिएशन होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कवक जो होता है वह मृदा से खनिज लवण को सोखता है, ठीक है ना, और मृदा से खनिज लवण को सोखकर, खनिज लवण और जल को सोखकर वह क्या करता है, पादपों को पहुंचाता है। तो कवक क्या करता है, कवक मृदा से खनिज लवण को सोखता है, ठीक है ना, खनिज लवण को सोखता है, और यह जल को सोखता है, और यह क्या करता है, यह पौधों को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, पौधों को पहुंचाता है। पौधे क्या करते हैं, पौधे कवक को क्या करते हैं, भोजन दे देते हैं, और इनको जो है रहने के लिए जगह दे देते हैं, ठीक है। भोज्य पदार्थ तैयार करके क्या करता है, यह कवकों को उपलब्ध करा देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
ये दोनों में सहजीविता का संबंध होता है। तो कवक और पौधों के मध्य जो सहजीविता का संबंध है वह माइकोराइजा कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब जस्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए जो हमारा 18वां प्रश्न है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। तो अब वही पूछ लिया कि लाइकेन का जो सहजीविता है वह किससे किससे मिलकर बनता है। तो जो लाइकेन का सहजीवी संबंध होता है वह होता है शैवाल और कवक के मध्य, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। देखिए माइकोराइजा का संबंध किससे होता है, माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य, लेकिन अगर लाइकेन की बात करेंगे तो यह शैवाल और कवक के मध्य जो है लाइकेन का जो सहजीवी साहचर्य है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए एक बार एक प्रश्न पूछा गया है कि मान लीजिए शैवाल और कवक के मिलने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है, ठीक है। तो एक बार बिहार पीसीएस में एक सवाल पूछा गया है कि यह जो लाइकेन शैवाल और कवक से मिलने से बनता है इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को पूरी क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। म्यूचु मतलब म्यूचुअल हो जाता है एक दूसरे के साथ, तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा गया है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चूंकि म्यूचुअल हो जाते हैं तो इसे म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अगला देखते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है कि खमीर एक उदाहरण है। आपको बताना है कि खमीर किसका उदाहरण है। यह भी प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है कि खमीर किसका उदाहरण है। तो आप जानते होंगे ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है। खमीर जो है कवक का उदाहरण है। खमीर को ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, ईस्ट भी कहते हैं। तो एक तो ईस्ट हो गया और दूसरा अगर आपसे कोई पूछे मशरूम, आप खाए भी होंगे मशरूम, अक्सर चर्चा में रहता है। तो ईस्ट और मशरूम जो है यह फफूंद अथवा कवक के उदाहरण है या इन्हें फंगी भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पर्णहरिम रहित होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ईस्ट और मशरूम क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, तो नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, यह कथन कारण के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है, संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, संवहन ऊतक नहीं होता है, ठीक है। अब अगर ये दोनों नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यह भोजन के लिए जो है, भोजन नहीं बना सकते, तो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहेंगे, ठीक है, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और संवहन ऊतक दोनों नहीं पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जो ईस्ट है यह एस्कोमाइसिटीज कुल का है, ठीक है। ईस्ट क्या है, किस कुल का है, अगर आपसे कुल पूछ लिया जाए कि ईस्ट किस कुल का वो है, कवक है, तो वह है एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज कुल का है ईस्ट। जबकि अगर मशरूम के बारे में पूछा जाए कि मशरूम किस कुल का सदस्य है, तो यह है बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। तो एस्कोमाइसिटीज कुल का है ईस्ट और बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है मशरूम। तो इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। ईस्ट और मशरूम दोनों को मिला के पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है वह है कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, पपीते में जो पीले रंग का कारण है वह है कैरिका जैंथिन। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, कैरिका जैंथिन पपीते में पीले रंग का कारण है। अब देखिए पपीते का अगर आपसे कोई वानस्पतिक नाम पूछ ले, अगर परीक्षा में यही पूछ ले कि पपीते का वानस्पतिक नाम क्या है, तो पपीते का जो वानस्पतिक नाम है वह कैरिका पपाया है, ठीक है ना। कैरिका पपाया यह पपीते का वानस्पतिक नाम है और इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और कैरोटीन आप जानते हैं कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। और इसमें उपस्थित जो पपायन एंजाइम होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ठीक है ना। अब कैरिका जैंथिन के कारण ही पपीते का रंग पीला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पपीते में क्या पाया जाता है, तो आप तर्क से जवाब देंगे कि कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन ए के लिए विटामिन ए का प्रिकर्सर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है सेब के फल में लाली का कारण क्या है। तो आप जानते होंगे कि सेब के फल में लाली का जो कारण है वो क्या है, वह है सेब के फल में एंथोसाइनिन,
ठीक है, ए ऑप्शन सही है। एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल रंग का होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, सेब का रंग लाल होता है। अगर कहें लाइकोपीन के कारण क्या होता है, तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, दोनों अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है। और सेब के फल में लाली का जो कारण है वो क्या है, वह एंथोसाइनिन है। ठीक है ना, इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि चुकंदर के रंग का कारण क्या होता है, चुकंदर का रंग जो लाल होता है वह किसके कारण होता है, तो यह भी परीक्षा में पूछा गया है, वह बीटानिन के कारण होता है। ठीक है, बीटानिन के कारण चुकंदर का रंग जो है वह लाल होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहे कि हल्दी का रंग पीला क्यों होता है, तो जैंथोफिल के कारण होता है, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, तो इतनी चीजों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 22वां प्रश्न है, वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, यह प्रश्न भी लोक सेवा आयोग का फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा ना कि यह लोक सेवा आयोग का फेवरेट प्रश्न है, और लोक सेवा आयोग यहाँ से प्रश्न बनाता जरूर है। देखिए, इसमें क्या दिया है, अमरबेल। अमरबेल तना परजीवी है, बिल्कुल सही बात है, अमरबेल तना परजीवी है, ए ऑप्शन सही है। चंदन जो है यह जड़ परजीवी है, यह भी सही है, चंदन जड़ परजीवी है। ठीक है, आर्किड क्या है, आर्किड जो है अधिपादप है, एपीफाइट है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और घटपर्णी जो है, घटपर्णी को दिया है जलोद्भिद है। तो घटपर्णी क्या होता है, घटपर्णी जलोद्भिद होता है कि नहीं होता है, तो देखिए घटपर्णी जलोद्भिद पौधा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, अमरबेल तना परजीवी बिल्कुल सही है, इसे याद रखिएगा। चंदन जड़ परजीवी है, बिल्कुल सही है। आर्किड अधिपादप या एपीफाइट है, इसे याद रखेंगे। जबकि घटपर्णी जो है यह जलोद्भिद पौधा नहीं है। ठीक है, घटपर्णी का अगर हम आपको वैज्ञानिक नाम पूछें तो क्या होता है, तो घटपर्णी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है नेफेंथिस घासियाना। ठीक है, अब देखिए, जो घटपर्णी होता है नेपेंथिस खासियाना उसका वैज्ञानिक नाम होता है। घटपर्णी जहां उगता है वहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए घटपर्णी का पौधा क्या करता है, कीटों को खाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। घटपर्णी का जो पत्ता होता है वह कलश या सुराही की तरह होता है। जो घटपर्णी का पत्ता होता है वह कैसा होता है, कलश या सुराही की भांति होता है। और इस पत्ते में पाचक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, पाचक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब जब कोई कीट इस पत्ते पे आता है तो यह पत्ता क्या है, जल्दी से, अब चूंकि कलश की तरह है तो ढक्कन की तरह उसे ढक लेता है, और पाचक एंजाइमों द्वारा जो कीट होता है उसमें नाइट्रोजन का जो पाचन है वह कर लिया जाता है। ठीक है, तो घटपर्णी जलोद्भिद पौधा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बल्कि घटपर्णी क्या है, एक कीट भक्षी पौधा है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कीटभक्षी पौधा कौन सा है, तो यह घटपर्णी है, आप इसे याद रखिएगा। और यह ऐसी जगह पे उगता है जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी रहती है। ठीक है ना, अब देखते हैं 23वां प्रश्न। देखिए, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, अब बताइए। ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप जानते हैं उन्हें लवणोद्भिद कहा जाता है, या इन्हें हाइलोफाइट कहा जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हाइलोफाइट के नाम से जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए विकल्पों को देखते हैं। देखिए दिया है जीरोफाइट पौधा। जीरोफाइट पौधा किसे कहते हैं, जो शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जीरोफाइट पौधे कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले जो पौधे हैं उनका क्या उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए कैक्टस का पौधा, यह शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्र में उगता है। ठीक है, और बहुत कम पानी में भी जीवित रहता है, ऐसे पौधों को जीरोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट पौधे किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, हाइड्रोफाइट के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में रहते हैं। ठीक है, जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट पौधे कहा जाता है। और इनका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो जानते हैं कौन सा है, जलकुंभी। जलकुंभी क्या है, हाइड्रोफाइट का उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। अब एक शब्द दिया है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, कैसे पौधे सक्यूलेंट कहलाते हैं। देखिए, वे पौधे जो अपने अंगों से, जैसे तने से, पत्तियों से, जड़ से, इसमें पानी को संचित कर लेते हैं। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, अपने अंगों में पानी संचित कर लेते हैं। ठीक है ना, और इसी के द्वारा अपन अपना जीवन जीते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सूखे में जीवित रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे दूं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल सक्यूलेंट पौधों का है वह है एलोवेरा। ठीक है, एलोवेरा का नाम
आपने सुना होगा, आपके घर में आसपास भी होगा। एलोवेरा का आप देखिएगा पौधा क्या होता है, मोटा और रसीले तने या पत्तियां होती हैं उसकी, और वह क्या करता है कि इसी में जल का संचय कर लेता है, ठीक है ना। अब एक प्रकार से जो जीरोफाइट पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इसमें एलोवेरा भी आता है और इसमें कैक्टस का पौधा भी आता है, वह भी मुलायम चमड़ी का होता है और उसका मांसल होता है और उसमें भी जल को संचित करके जीवित रहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रश्न में पूछा गया था कि नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले को क्या कहते हैं, तो उगने वाले पौधे को तो उन्हें कहते हैं हैलोफाइट, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 24वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण का प्रश्न है। देखिए कथन दिया है, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप जानते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं, ठीक है, दूर तक जाती हैं। तो कथन तो बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह कारण बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो मरुस्थलीय भूमि होती है, उसमें क्या होता है, जल की कमी होती है, ठीक है, जल की कमी होती है। और इसी जल को ढूंढते ढूंढते जो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें हैं ना, ये बढ़ती हुई चली जाती हैं। तो ये किसकी तलाश करती हैं, ये जल की तलाश करती हैं और इसीलिए ये जड़ें काफी लंबी हो जाती हैं। इसमें मृदा के उच्च तापमान का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जल की कमी के कारण मरुस्थलीय पौधों के जड़ जो है वह जल को खोजते खोजते बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, ठीक है। तो कथन सही है, कारण गलत है, यानी इसमें कौन सा विकल्प सही है, ए सही है और आर गलत है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और कारण अलग अलग दे देता है, लेकिन इसका एक फिक्स कारण है कि केवल जल की कमी को पूरा करने के लिए उसे ढूंढती हुई जड़ें जो है बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 25वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनाज मानव निर्मित है। तो आप जानते हैं ये ट्रिटिकेल जो है यह मानव निर्मित अनाज है, ठीक है ना। यह वास्तव में प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ठीक है, यानी यह प्राकृतिक नहीं है। तो इसे मानव ने बनाया है। अब इसे मानव ने कैसे बनाया है, इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। जैसे मतलब एक हाइब्रिड पौधे का निर्माण किया गया, संकर पौधे का निर्माण किया गया और इसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया। इसमें गेहूं गेहूं यानी ट्राइटियम ट्रिटिकम, ठीक है, और इसमें राई, राई का मतलब सिकेल, ठीक है। अब इसमें देखिए टिट्रिकम का ट्री और सिकेल का मतलब केल, ये टिट्रिकम का ट्री और सिकेल का केल, इसी को मिला के बन गया क्या, इन दोनों को मिला के बनता है टिट्रिकेल, ठीक है, टिट्रिकेल बन गया। अब यह एक नया पौधा बना, ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि गेहूं के मादा भाग और राई के नर भाग, इन दोनों का क्रॉस कराया गया, परागण कराया गया और इसके बाद जो है ये नया अनाज बना टिट्रिकेल, ठीक है ना। यह वास्तव में स्वीडन और स्कॉटलैंड में इसका उत्पादन होता है। कहाँ होता है, स्वीडन में होता है और स्कॉटलैंड में। इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। किसके लिए, पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। और इसकी जो रोटी है ना, रोटी अच्छी नहीं बनती, ठीक है, इसकी रोटी अच्छी नहीं बनती, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, पशुओं के चारे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। टिट्रिकेल को कई बार कई तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा अनाज ऐसा है जिसमें गेहूं और राई का मिश्रण है, ऐसे पूछ लिया जाता है, या गेहूं के अलावा किस चीज का मिश्रण है, ये पूछ लिया जाता है। कैसे तैयार किया गया है टिट्रिकेल, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यह चाहे जिस तरह के प्रश्न आए, आप इतना जानिए कि गेहूं टिट्रिकम यानी गेहूं के टिट्रिकम का टिट्री और राई का सिकेल का केल मिला करके टिट्रिकेल बना है, और गेहूं का इसमें मादा भाग शामिल किया गया है और राई का इसमें नर भाग शामिल किया गया है और इनको शामिल करके परागण कराया गया और टिट्रिकेल का निर्माण हुआ, ठीक है ना। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ आपको इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है आईजीटी जैसे ही मिल जाएगी, जैसा मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो जल्द ही हम आपको के लिए लेकर आएंगे, जो शेष बचा हुआ हिस्सा है, और उसे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ा
जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय दे के पढ़िए क्योंकि आजकल परीक्षाओं का पैटर्न बदला है। अब सीधे तुक्का मार प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा सा बेसिक भी आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए और फैक्ट भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।